नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का विज्ञान। दोस्तों विज्ञान में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली बात आती है कि विज्ञान कहते किसे हैं। विज्ञान को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएँ होती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है विज्ञान कहते किसे हैं। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंटे नामक शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। यानी कि जो विज्ञान है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंटे नामक शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। और विज्ञान की हम लोग परिभाषा देते हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान करते हैं। अर्थात कोई भी विषय हो, किसी भी विषय के बारे में हमें सुव्यवस्थित सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए उस विषय के बारे में। तो हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट है। फिर बात आती है फादर ऑफ साइंस, यानी कि जो साइंस के पिता हैं वो कौन है। तो वैसे तो विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन जो विज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है तथा इनमें अनेक वैज्ञानिकों का बहुमूल्य योगदान है। परंतु फादर ऑफ साइंस गैलीलियो को माना जाता है। यानी कि जो वैज्ञानिक है गैलीलियो, जो ये साइंस है इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन इसमें भी अगर ज़्यादा किसी ने योगदान दिया हो तो उसमें हम किसको मानते हैं, गैलीलियो को मानते हैं फादर ऑफ साइंस। ठीक है दोस्तों, विज्ञान की यहाँ पे 3 शाखाएँ होती हैं। विज्ञान की मैंने बहुत सारी शाखाएँ होती हैं, लेकिन हमें 9वीं लेवल पे कक्षा 9वीं में सिर्फ 3 ही शाखाओं के बारे में पढ़ना है। इसमें पहला आता है भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। दूसरा आता है रसायन विज्ञान। तीसरा आता है जीव विज्ञान, जिसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बारी बारी से सभी का परिभाषा और उसके पिता फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री और फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा और द्रव्य के बारे में अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स हम लोग क्या कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दूसरे नंबर पे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना तथा विभिन्न परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ मिलने पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसमें यह कहा जा रहा है कि जो रसायन विज्ञान है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में जब मिलाया जाता है तो उनके बीच मिलाने से जो भी परिवर्तन होते हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोलियस को कहा जाता है। लेकिन जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं उन्हें एंटोनी लेवोलियस को कहा जाता है। अब केमिस्ट्री के भी कई सारे ब्रांच होते हैं, कई सारी शाखाएं होती हैं, जिसमें पहला होता है अकार्बनिक रसायन, जिसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और दोस्तों इसके बारे में हम लोग इंटरमीडिएट में इसकी चर्चा करेंगे, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन के बारे में। लेकिन फिलहाल 9वीं में हमें सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री की कितनी शाखाएं होती हैं इसके बारे में नहीं पढ़ना है। और इसमें तीसरा आता है विज्ञान की जो तीसरी शाखा है उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान की परिभाषा हम लोग देते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों की संरचना, कार्य, विकास, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की संरचना, कार्यों और विकास तथा पहचान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
फिर यहाँ पे जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। पहला होता है जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं, और दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान जिसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी हम लोग किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। यानी कि जो ये अब देखिए जंतु विज्ञान में जो जीव विज्ञान है उसकी दो शाखाएं हैं, जैसे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधे और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो जो हमारे फादर ऑफ बॉटनी है यानी कि वनस्पति विज्ञान के जो फादर हैं वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है दोस्तों। और फादर ऑफ जूलॉजी है, जो ये फादर ऑफ जूलॉजी हैं वो किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है दोस्तों। जो ये फादर ऑफ जूलॉजी है उसे हम लोग अरस्तु को कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में हमें कुछ इम्पोर्टेंस जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे जिसमें पहला आता है कि मेजरमेंट यानी कि मापन कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों। तो मापन किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो किसी अज्ञात राशि की दूसरी ज्ञात राशि स्थिर मात्रक राशि के साथ तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। यानी कि कोई भी अज्ञात राशि है, किसी भी अज्ञात राशि को किसी दूसरी ज्ञात राशि के मात्रा के साथ तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए हमारे पास 2 किलो चावल हो और हमें पता करना हो कि कुछ बोरी में गेहूँ रखा हो कि वो गेहूँ कितना है, जो हमें पता है, पहले से ही पता है कि ये 2 किलो चावल है, तो उसके साथ जो जिसे नहीं पता है यानी कि गेहूँ का हमें पता नहीं है, तो उन दोनों की जब तुलना करेंगे तो जो हमारा गेहूँ होगा वो भी कितने किलो का होगा? 2 किलो का, क्योंकि किसके साथ हम लोग तुलना कर रहे हैं? चावल के साथ, और जो चावल हमारा गया है वो 2 किलो का है। तो इससे हम लोग उसकी माप ज्ञात कर सकते हैं। इसे कहते हैं किसी भी राशि का मान बताने के लिए 2 पदों की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी हमें किसी भी संख्या का या फिर कोई भी राशि का मान बताने के लिए हमें 2 पदों की आवश्यकता होती है। एक पहला राशि का संख्यात्मक मान और दूसरा मापन का मात्रक। यानी कि जिसे हम लोग उसे मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, और जो भी हमारी राशि है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है कि 2 मीटर 7 किलोग्राम, 2 मीटर 7 किलोग्राम 20 सेकेंड आदि में 2 7 20 आदि राशियों के संख्यात्मक मान है, यानी और मीटर किलोग्राम सेकेंड आदि मात्रक हैं। यानी कि यहाँ पे दिया है 2 मीटर, यहाँ पे दिया है 2 मीटर, तो ये जो 2 है वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि संख्यात्मक मान है, और जो ये हमारा मीटर है वो कैसा मान है? मापन का मात्रक है, यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है दोस्तों। फिर इस आगे आता है जब तक किसी राशि का मात्रक निश्चित ना किया जाए तो उसका संख्यात्मक मान भी निश्चित नहीं होता है। मात्रक के बदल जाने से संख्यात्मक मान भी बदल जाता है। लेकिन दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी राशि को निश्चित नहीं करते हैं तो उस संख्या का संख्यात्मक मान निश्चित नहीं होता है। अर्थात जब हम मात्रक को बदलते हैं तो हमारा संख्यात्मक मान भी बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि 2 kg हैं, और 2 kg को हम स्थिर ना करें और हम इसको मीटर में कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2000 मीटर। क्या हो जाएगा? 2000 मीटर। यानी कि हमने जो केजी से हमने मीटर में किया तो हमारा मान कितना हो गया? पहले 2 था और यहाँ पे 2000 हो गया, यानी कि ऐसे हो गया। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा मात्रक है अगर हम उसको निश्चित नहीं करते हैं तो जो उसकी संख्यात्मक वैल्यू है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी बदल जाएगी। यानी कि 2 kg है और उसको ग्राम में बदलें तो 2000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे आती है भौतिक राशि। जो हमारी राशियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो उसके बारे में, राशियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो वे सभी राशियाँ जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय आदि ये कैसी राशियाँ हैं? भौतिक राशियाँ हैं। देखिए भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं
जिनको व्यक्त करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मतलब जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे संख्या की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई है, सिर्फ लंबाई को हम लोग और किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो गया। फिर आगे चलते हैं मात्रक यानी कि यूनिट। तो किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है तथा इस पर परिणाम का संख्यात्मक मान 1 माना जाता है। इस मानक नाम को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास एक पिंड है। तो दोस्तों हम लोग एक पिंड है, उसको क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि जो ये पिंड है वो 1 kg का है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मानक मान लेंगे कि ये 1 kg का है। अब इसी के साथ किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी पिंड की तुलना करेंगे और वो अगर इसके बराबर होगा तो उसको भी कहेंगे कि वो भी 1 kg का है। तो सबसे पहले किसी एक पिंड को हम लोग 1 kg मानेंगे। उसके बाद से जो भी अज्ञात वस्तुएं हैं उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे कि ये जो भी वस्तुएं हैं वो 1 किलो की हैं। यानी कि पहले जो भी होगा वो पहले उसको हम लोग मानक मानना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बात आती है मूल राशियों की। तो मूल राशियों में वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। लेकिन जो मूल राशियाँ होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे कि हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की आणविक मात्रा या फिर पदार्थ की मात्रा। ये कैसी राशियाँ हैं? मूल राशियाँ हैं। और मूल राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आती है मूल मात्रक। यहाँ पे बात आती है मूल मात्रक। तो वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी ऐसे मात्रक जो कि या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि भौतिक मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इसका डेफिनेशन ये भी हो सकता है। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं मात्रकों की मानक प्रणाली यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मात्रकों की 3 प्रणाली होती है। मात्रकों की 3 प्रणाली होती है। एक होता है FPS यानी कि फूड पाउंड सेकेंड प्रणाली। इस प्रणाली में हम लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारी मात्रक मापने की जो यूनिट है, जो कि हमारा मात्रक है, वो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है फुट पाउंड सेकेंड, दूसरा होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और तीसरा होता है हमारा मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड में होता है कि जो हमारी लंबाई होती है उसको फुट में, और जो हमारा द्रव्यमान होता है उसे पाउंड में, और जो हमारा समय होता है उसको सेकेंड में मापा जाता है। फिर इसमें दूसरा आता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। तो ये कैसी प्रणाली हो गई? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि CGS। जी हमारी कैसी हो गई? ये CGS हो गई और ये FPS हो गया, और तीसरा होता है MKS। तो इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। और इसी को MKS पद्धति को ही SI पद्धति भी कहते हैं। मानो कि मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार, लेकिन जो भी हमारी राशियाँ होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं? 7। तो इसको हम लोगों ने एक सारणी के रूप में दर्शाया है। जो हमारा लंबाई होता है उसे कैसे डिनोट करते हैं? L से, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है दोस्तों। फिर द्रव्यमान को हम M से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है किलोग्राम, और किलोग्राम को हम लोग kg से दर्शाते हैं। फिर उसी प्रकार दिया है ताप। समय को हम लोग T से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है सेकेंड। फिर ताप को हम लोग थीटा से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है केल्विन या डिग्री सेल्सियस। फिर उसी प्रकार विद्युत धारा को हम लोग A से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं। फिर 6वां आता है ज्योति तीव्रता, जिसे हम लोग I से दर्शाते हैं और जिसका मात्रक कैंडिला होता है। और 7वां आता है पदार्थ की आणविक मात्रा, जिसे हम लोग Q से दर्शाते हैं और इसका मात्रक मोल होता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आती है
यहाँ पे बात आती है पूरक मात्रक की कि पूरक मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूरक मात्रक रेडियन तथा स्टेरेडियन को पूरक मात्रक कहते हैं। रेडियन कोण का तथा स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है। यानी कि जो हमारे पूरक मात्रक होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, पहला रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। तो जो रेडियन होता है वो हमारा कोण का मात्रक होता है और जो स्टेरेडियन होता है वो घन कोण का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जा सकती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। लेकिन इसे ये भी कह सकते हैं कि मूल राशियों की सहायता से जिन राशियों का निर्माण करते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं जब दो मूल राशियों को मिलाकर जिस राशि का निर्माण करते हैं उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे चाल दिया है, चाल में दो मूल मात्रक हैं यानी कि दूरी और समय। दूरी को हम लोग यानी कि लंबाई कह सकते हैं, लंबाई, दूरी का मात्रक लंबाई होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। यानी कि इसमें दो मूल राशियां हैं, तो दो मूल राशियों के मिलने से यानी कि दो मूल राशियों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, यानी कि दूरी और समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि इसमें दो मूल राशियाँ हैं तो इससे मिलकर बना है चाल। तो जो चाल हमारा होगा वो व्युत्पन्न राशि होगा। फिर उसी प्रकार क्षेत्रफल है, ये भी दो मूल राशियों के मिलने से बना है, जैसे लंबाई और चौड़ाई। तो जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। फिर उसी प्रकार घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो जो हमारा घनत्व होगा वो कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। और फिर व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी कि जो भी हमारा मूल मात्रक है उसकी सहायता से जो भी हमारे राशि मिलती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मूल राशियों से व्युत्पन्न राशियाँ मिलती हैं और मूल राशियों के मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक मिलता है। जैसे चाल है, चाल का होता है मीटर प्रति सेकेंड और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये चाल का जो ये है मीटर प्रति सेकेंड और क्षेत्रफल का है मीटर स्क्वायर। तो ये चाल का जो है मात्रक वो व्युत्पन्न मात्रक है और जो क्षेत्रफल का भी मात्रक है ये कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंस है जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर में या फिर 1 किलोग्राम में या फिर 1 किलोमीटर में या फिर 1 किलो ग्राम में कितने मीटर होते हैं या फिर कितने ग्राम होते हैं, इसको हम लोग दर्शाने के लिए कैसे दर्शाते हैं और इसका फिजिक्स में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर दोस्तों पूर्वलग्न यानी किसी भी राशि के आगे ये जुड़कर उसका मान में परिवर्तन लाया जाता है तो उसका मान कितना होता है ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें पहला दिया है एक्सा को हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है 10 टू द पावर 18 यानी कि 10 पे पावर 18। फिर उसी प्रकार पेंटा दिया है, पेंटा को हम लोग पी से दर्शाते हैं और इसका मात्रक कितना होता है 10 पे पावर 15। फिर उसी प्रकार आता है टेरा को टी से दर्शाते हैं और इसका मान कितना होता है 10 पे पावर 12। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार आता है गीगा को हम लोग जी से दर्शाते हैं और इसका मान कितना होता है 10 पे पावर 9। फिर उसी प्रकार आता है मेगा को यम से दर्शाते हैं और इस पे 10 पे घात, इसका मान 10 पे घात 6 होता है। जैसे हम लोग कहते हैं मेगावाट यानी कि इतना मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है, तो ये जो मेगा है वो उसकी मान में परिवर्तन कर देता है। फिर इसी प्रकार किलो दिया है तो किलो को किस दर्शाते हैं और इसका मान होता है 10 पे पावर 3। ठीक है दोस्तों, कितना होता है 10 पे पावर 3। फिर उसी प्रकार आता है हेक्टो, यहाँ पे हेक्टो आता है, हेक्टो को यस से दर्शाते हैं और इसका मान होता है 10 पे पावर 2। फिर उसी प्रकार डेका आता है, डेका को हम डी से दर्शाते हैं और इसका मान होता है 10 पे घात 1। ठीक है दोस्तों, फिर अब इसी प्रकार देसी आता है, देसी को हम लोग डी से दर्शाते हैं और इसका मान 10 पे घात -1 होता है। फिर उसी प्रकार सेंटी, तो सेंटीमीटर हो सकता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि, या फिर सेंटीग्राम हो सकता है तो सेंटी को हम लोग सी से दर्शाते हैं और इसका मान 10 पे घात -2 होता है। फिर उसके बाद मिलीमीटर या फिर मिली होता है, मिली के आगे कुछ भी जोड़ सकते हैं, मीटर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिली को हम लोग एम से दर्शाते हैं
और इसका मान 10 पे घात -3 होता है। फिर उसी प्रकार आता है माइक्रो। माइक्रो को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, माइक्रो को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं और इसका मान 10 पे घात -6 होता है। फिर उसी प्रकार नैनो आता है। नैनो को हम लोग यन से दर्शाते हैं और इसका मान जो होता है वो 10 पे घात -9 होता है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है पीको। पीको को हम लोग पी से दर्शाते हैं और इसका मान होता है 10 पे घात -12। फिर ऐसा है फेंटो। फेंटो को एफ से दर्शाते हैं और इसका मान होता है 10 पे पावर -15। तो दोस्तों इसमें जो भी ये दिया है इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें एक हो गया पेंटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो और नैनो, पीको। ये कुछ जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग इसका मान याद कर लेंगे। जो भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे या फिर आंकिक प्रश्न लगाएंगे उसमें बहुत सारी सहायता मिलेगी इसकी वजह से। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे। और ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर दोस्तों इस वीडियो में कोई भी परेशानी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।